हम अपने डेली के कामों में प्लानिंग करते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू ईटिंग राइट उसमें हम प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप प्लान कर लें, रमज़ान के एक हफ्ते में हमने कितनी दफ़ा फ्राइड फूड्स खाने हैं, हमने कितनी दफ़ा लाल शरबत पीना है। फिर आपने प्लान ये करना है कि हमने खाना कितना है। आप पकौड़े खा लें, लेकिन आप डेली ना खाएं, आप हफ्ते में एक दफ़ा खा लें। इसी तरह समोसे और रोल्स की अगर मैं बात करूँ, वो छोटे छोटे घरों में बनते हैं, वो रोल पट्टी के साथ जो समोसे और वो रोल्स बन रहे होते हैं, आप एयर फ्राई कर लें उसको। अगर आपने एयर फ्राई कर लिया तो छोटी सी रोल पट्टी आपको कुछ नहीं कहेगी, उसके अंदर फिलिंग तो चिकन की होती है और इस तरह से वेजिटेबल्स की होती है, तो आप डेली भी खा सकते हैं। पाकिस्तान में ज़रा ये कॉन्सेप्ट पकौड़े ज़्यादा है, समोसे जो है वो उधर बेचारे समोसे रोज़ थे ही नहीं उनका। रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं एसिडिटी के, और इसलिए क्योंकि पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया हुआ और आपने रोज़ा अफ्तारी इतनी फैटी फूड से और शुगरी फूड से कर दिया है कि उसमें तो आपको तेज़ाबियत होनी ही है। फिर अब एक ऐसा महीना जिसमें लोग रोज़े रख रहे हैं, बट उसमें वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सरप्लस कैलोरीज ले लेते हैं। अगर हम लोग सहरी में पराठे में ही 3-4 टेबल स्पून ऑयल के डाल लेते हैं, अंडे में ज़्यादा ऑयल डाल लेते हैं, 700 कैलोरीज तो यहाँ पर ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से आपकी 1000 कैलोरीज तो आपने यहाँ से सरप्लस ले ली, फिर आपने बाकी चीज़ें भी खा ली। तो ये सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा लेने की वजह से ही वेट गेन होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं हाजरा सलीम जो कि डाइटिशनिस्ट हैं। वेलकम टू आवर शो जी, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच फॉर कमिंग। एक तो ये ज़रा बताएं ना कि न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशनिस्ट और ये वो अब तो और पता नहीं कई इस तरह की इतनी टर्म्स है, तो ज़रा थोड़ा ये तो बताएं कि ये क्या फ़र्क बातें हैं। अच्छा, इसमें आपको मैं एक सिंपल अगर एक्सप्लेन करूँ तो न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब है कि बेसिक न्यूट्रिशन जो हमारी जिस तरह डिजीज़ पॉपुलेशन होगी, कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं कि कम्युनिटी जो है उस डायबिटिक ज़्यादा है या फिर हाइपरटेंसिव है, तो आपने उनको एक जनरल गाइडलाइन कैसे देनी है कि क्या क्या गाइडलाइंस आप फॉलो कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। व्हेन इट कम्स टू डायटेटिक्स या एक डाइटिशियन का क्या रोल है, तो वो हॉस्पिटल बेस्ड। डायटेटिक्स इज़ ऑल अबाउट बीइंग इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब आपने हर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली कितनी कैलोरीज देनी है, कितने प्रोटीन, कार्ब्स और डिजीज़ स्पेसिफिक जो प्लानिंग है जिसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं, वो डाइटिशियन का काम है। आप एक डाइटिशियन को न्यूट्रिशनिस्ट तो कह सकते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो डाइटिशियन नहीं हो सकती। तो आप ये समझ लें कि फर्दर हॉस्पिटलाइज जो आपकी एजुकेशन है और आपका एक्सपीरियंस, ये सारा जो है ये फिर डाइटिशियन जो है वो इस तरह से आप बनते हो। अच्छा, ये क्योंकि अब ये रमज़ान से रिलेटेड ही अगर हम इस पे ज़्यादा अगर गुफ्तगू करें श्योर। तो वो हम रोज़ा रखते हैं, 12 से 16 घंटे का रोज़ा है, तो ये जो खाना भी कुछ नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, तो इससे मतलब क्या इस रोज़े से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या चेंजेस आती हैं, मतलब हमारी बॉडी इसको कैसे रिएक्ट करती है? अच्छा, आपने देखें, हम तो खैर अपने मज़हब में इसको फास्टिंग कहते हैं, रोज़ा रखना कहते हैं, लेकिन आजकल एक बड़ा ट्रेंड, अब इट्स बिन अ व्हाइल, कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं फास्टिंग के बारे में। अगर मैं बात करूँ बहुत एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊँ कि मेटाबॉलिक स्विच होना कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हो रहा है। किस तरह से? हम नॉर्मली आप देखें खा रहे होते हैं हर 3 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद। मैं आपको ना आवर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती हूँ। हमने कुछ एक मील लिया, तो 0 से 4 आवर्स तक हमारी बॉडी उसी मील से एनर्जी ले लेती है। अब एनर्जी हमारी बॉडी में सेल्स किस तरह से लेते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, वो कन्वर्ट हुए ग्लूकोज में और हमारे सेल्स में वो चले गए। अब 0 to 4 आवर्स तो ये हो गया सारा। 0 to 4 आवर्स के बाद क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को अब रोज़ा रखा हुआ है, हम खाना नहीं खा रहे, तो 0 to 4 आवर्स के बाद हमारी लिवर में और मसल्स में वो एनर्जी स्टोर होती है। फिर हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि अभी खाना बाहर की सोर्स से नहीं आ रहा, तो वो फिर यूज़ होता है। उस तरह से हमारा जो ब्लड का शुगर है वो मेंटेन रहता है। अब ये चलता है 4 to 8 आवर्स तक। हमारी बॉडी जो है, हमारे लिवर में या मसल्स में जो ग्लाइकोजन जिसको कहते हैं, उसके स्टोर्स वो यूज़ होते हैं। अब 8 घंटे के बाद क्या होता है? बॉडी को समझ आ जाती है कि खाना तो आ ही नहीं रहा, हमने जो खाना था वो भी सारी एनर्जी यूज़ कर ली, हमने लिवर का भी सारा यूज़ कर लिया, जो स्टोर्ड फॉर्म थी एनर्जी की वो भी यूज़ कर ली। अब यहाँ पे हमारा फैट बर्न होना शुरू होता है। अब जब फैट बर्न होना शुरू होता है तो फिर इंसुलिन को सुकून मिल जाता है, इंसुलिन आराम करती है और फिर वो फैट बर्निंग होती है। ये जो सारा एक शिफ्ट है ना, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत से केसेस देखे होंगे, यूजुअली एशियन पॉपुलेशन जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें जेनेटिकली है। ठीक है, आपने देखा होगा डायबिटिक्स कितने हैं पाकिस्तान में या एशियन पॉपुलेशन में, हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है दैट इज़ डायबिटिक। तो हमारी सोसाइटी में जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जितनी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब हमारी इंसुलिन थोड़ा सा हम उसको रेस्ट देते हैं, एक मैकेनिज्म है ना, तो फिर वो एफिशिएंटली काम करती है। अब होता क्या है कि बॉडी में इंसुलिन तो होती है,
बट इतनी उसको आप कह दें, अगर मैं इस तरह से समझाऊं कि थका दिया होता है कि वो सही तरह काम नहीं कर रही होती, तो एक ये बहुत अच्छा उसमें आता है। दूसरा फैट बर्निंग होती है ऑटोमेटिकली, इट हेल्प्स कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लिपिड प्रोफाइल एलिवेटेड होना, जिस्म में चिकनाई ज़्यादा होना, ये भी कम होती है। तो ये जो चीज़ है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके काफ़ी लोग यूज़ करें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। तो ये सारी चेंजेस जो हम रोज़ा रखते हैं हमारी बॉडी में आती हैं। अच्छा, तो ये कुछ लोग जो है वो तो सहरी और इफ्तारी ऐसे करते हैं कि बस जैसे कि लास्ट मील ही है, तो फिर वो मतलब आया उससे मतलब क्या फिर अच्छा हाँ, उसको। जिससे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको हम जो मैंने अभी सारी आपको डिटेल बताई है हम उससे लिंक कर देते हैं। अब आपने कहा है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में सारी चेंजेस आती हैं। ये तभी बेनिफिशियल होंगी जब हम एक मॉडरेशन में खाएं। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वही वाली बात होगी, इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक ना आपने टर्म सुनी होगी इंसुलिन स्पाइक की। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इंसुलिन स्पाइक पे बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल मैकेनिज्म। हम कुछ खाएंगे, हमारी बॉडी में जब भी कोई खाना जाएगा तो इंसुलिन अपना काम करेगी। इंसुलिन को आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक की है जो खोलती है दरवाज़ा सेल्स का, ताकि ग्लूकोज सेल्स में चले जाएं। अब इसमें क्या होता है कि अब इंसुलिन ने एक एक लिमिट तक काम करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खा लेते हैं या हम कुछ सिंपल कार्ब्स खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी ले लेते हैं, तो इंसुलिन का वहाँ पे सारा मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सहरी में भी एक बैलेंस डाइट लेनी है, इफ्तार में एक बैलेंस डाइट लेनी है। हम लोग गलती यहाँ पर ही करते हैं कि हम लोग इफ्तार में भी अनहेल्दी हमारी चॉइसेस होती हैं, सहरी में भी। अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर हम उनकी डाइटरी पैटर्न अभी एनालाइज करें ना, तो वो लोग प्रॉपर नहीं खा रहे होते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम्स हैं, हमारे यहाँ बीच वाला मॉडरेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ये जो फास्टिंग से जो ब्लड प्रेशर है या हार्मोन्स जो हैं, इन पे भी कोई इफेक्ट आता है? अच्छा हाँ, अब इसमें ना अभी तो खैर रमज़ान ज़रा अच्छे मौसम में आ रहा है। गर्मियों में जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इस तरह की सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारे पास केसेस आते हैं हॉस्पिटल में डिहाइड्रेशन के आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस भी हो जाते हैं। हार्मोन्स में फ़र्क पड़ता है, मेल के हार्मोन्स पे डिफरेंट फ़र्क पड़ता है, फीमेल के हार्मोन्स पे डिफरेंट फ़र्क पड़ता है। ये जिस तरह इंसुलिन है, ये भी एक हार्मोन है जो बेसिकली हमारी बॉडी में, तो इस तरह से ना सारी चेंजेस आती हैं इसमें। अब जो आपने पूछा था डिहाइड्रेशन के जो केसेस आते हैं, यूजुअली हम अपने आप को हाइड्रेट प्रॉपर्ली नहीं करते, क्योंकि अब देखिए 12 घंटे का रोज़ा है, तो हमारे पास 12 घंटे पीछे रह जाते हैं, उसमें फिर सोना भी होता है। तो वो जो टाइम हमारा इफ्तार से लेके सहरी तक का है, उसमें हमने अपनी हाइड्रेशन बहुत प्रॉपर रखनी है। और सहरी और इफ्तार में ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड करने हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं उसमें। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपकी हाइड्रेशन भी अच्छी रहेगी, और ये फिर इस तरह के जो हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब ये भी नहीं होंगे फिर। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिज्म में एकदम चेंज आती है, क्योंकि देखें मतलब 30 डेज फास्टिंग करनी है, 29 दिन तक तो चले किसी तरह, बल्कि 30वां जो रोजा है वो तो वैसे ही बड़ा जनरली लोगों को मुश्किल लगता है। तो अब ये जो मेटाबॉलिज्म में स्विच होता है, इसका कोई मतलब अदरवाइज भी इफेक्ट है, और इसको मतलब कोई ऐसी हमें खास तौर पे चीजें देखनी वरना जिसकी वजह से कोई लोगों को मतलब कोई इश्यूज भी आते हैं? अगर तो आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपने देखा होगा अक्सर लोग कंप्लेन ये करते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं और 11 बजे तक हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसकी ये रीज़न है कि उन्होंने एडिक्वेट अमाउंट में जितना उनको लेना चाहिए मील वो नहीं लिया होता। अक्सर आप देखें पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं डेली बेसिस उनके साथ डील करती हूँ, जब मैं पूछती हूँ कि आप सहरी में क्या लेते हैं, तो वो आपको बताएंगे जी पराठा और चाय या पराठा और दही। अब ये एक बैलेंस्ड मील नहीं है। बैलेंस मील इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि हमने एक अच्छी प्रोटीन लेनी है, मतलब 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेनी है। अगर मैं आपको वैसे समझाऊँ किस तरह से पूरी होगी, आपने अंडा भी लेना है, आपने कोई और दही या दूध का भी सोर्स लेना है, और आपने कोई चिकन या कबाब की फॉर्म में आपने प्रोटीन लेनी है। चिकन कबाब नहीं लेना तो आप लेंटिल्स भी ले सकते हैं, जैसा दालें होगी, लोबिया हो गया। अब हमारे यहाँ सहरी में लोग ये नहीं लेते, मतलब प्रोटीन उनकी प्रॉपर नहीं होती। पराठा अगर लेना है तो फिर उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अब मैं अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि अगर आपने पराठा बनाना है तो हम देखिए अंदर भी ऑयल लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, फिर हम बाहर भी लगा रहे होते हैं, और 3 to 4 टेबल स्पून तो नॉर्मल है। मतलब एक जो खाने का चम्मच है ना, 3 से 4 टेबल स्पून नॉर्मल है। तो ये एक तरह से फ्राइड फूड बन जाता है जो हम दे रहे हैं। अगर हमने अंडा भी फ्राई करना है, फ्राइड एग यूजुअली लोग ले रहे होते हैं, तो वो भी 3-4 टेबल स्पून में। तो यहाँ भी आपके 600-700 कैलोरीज तो सिर्फ ऑयल से आपको मिल गई। तो ये जो लोगों को हमारा जो काम है ना, फिर हम उनको इस तरह से समझाते हैं कि अगर आप 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक जा रहे हैं तो आपकी ऑयल आपने कैलोरीज ऊपर नीचे कर दी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि हमने ऑयल कम इस्तेमाल करना है, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करनी है।
अब देखो अगर लस्सी लोग लेते हैं इफ्तार में, उसमें सॉरी सहरी में, उसमें भी लोग वो डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर चीनी आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल आप सहरी में इस्तेमाल करेंगे, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मॉडरेशन में नहीं होगी, तो आपको फिर प्यास भी ज़्यादा लगेगी थ्रू आउट रोज़े में। और फिर वही सिम्टम्स आते हैं, आपको डिजीनेस होती है, आप फील करते हैं जी आपकी एनर्जी सारी क्रैश हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी, एक जो आपका बैलेंस्ड इफ्तार की प्लेट है और सहरी की वो होनी चाहिए, सो दैट आप ये जो मेटाबॉलिक स्विच है फिर ये हेल्दी तरीके से होगा। अगर तो आप देखें ना, हमारी जैसे मैंने कहा था कि 0 to 4 आवर्स तो हमारी बॉडी, हमने जो खाना खाया होता है वही यूज़ करी होती है, बाद में स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो आप अपनी बॉडी को स्टोर्ड एनर्जी ही नहीं दे रहे प्रॉपर, कि वो एनर्जी स्टोर करे। आपका डाइट ऐसी है ही नहीं कि वो उसमें यूज़ करे। तो इसलिए हमने जो एक डाइट लेनी है, दैट शुड बी वेरी मच बैलेंस्ड, और उसमें सारे हमारे सारे फूड ग्रुप्स का मतलब उसमें दूध भी होना चाहिए, उसमें आपका कार्ब्स भी होने चाहिए। कार्ब्स की जब मैं बात करी, उसमें हमारा रोटी आती है, आटा आता है, दलिया आता है, बट कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है जो हमारे घरों में जैसा छान का आटा, जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं, या फिर आप कह लें ब्राउन आटा भी हम कहते हैं। कुछ लोगों से पराठा नहीं खाया जाता है, रोटियां नहीं खाते, तो वो दलिया भी खा सकते हैं। इसमें ओट्स है, इसमें गंदम का दलिया है, इसमें जौ का दलिया है, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। तंदूर की रोटी हम ज़रा डिस्करेज करते हैं। अक्सर होता है ना, शहरी में तंदूर भी खुले होते हैं, लोग जाके वहाँ से रोटियां ला रहे होते हैं। अब वो सिर्फ मैदा होता है, वो जो है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए मैदा जितना आप लेते हैं, बहुत जल्दी आपका पेट भर भी जाता है, और उतनी जल्दी वो एनर्जी जाती भी आपकी बॉडी से, और उस टाइम पे फीलिंग ऑफ फुलनेस भी नहीं रहती है। तो एक अच्छी फाइबर रिच डाइट भी आपने लेनी है। अब फाइबर इसी से आएगा, अगर आप होल ग्रेन्स लेंगे, जिसमें आपका यही वाला चक्की वाला आटा है, या ओट्स लेंगे, कोई पकी हुई सब्जी है, दालें भी अच्छी सोर्स है इसकी फाइबर की, ये सारा। और हाँ, दही या फिर दूध आपका इंटेक आपने ज़रूर करना है। ये सब आपकी सहरी का पार्ट होना चाहिए। अंडा भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हमसे अंडा नहीं खाया जाता, तो वी हैव ऑल्टरनेट्स एज वेल। आप कबाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शामी कबाब तो आप देखें हमारे घरों में बनते हैं, हमारी बड़ी अच्छी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दाल का और चिकन का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हाई प्रोटीन आपको मिलेगा, और इसमें आपको अच्छी जो है वो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी मिलेगी इसकी। जी, ये बल्कि अभी कुछ अर्से से देखें तो पहले तो सिर्फ अफ्तारी बाहर जाके लोग करते थे ना, अब तो सहरी बाहर करनी शुरू कर दी है, बाकायदा पैकेजेस अब वो आ रहे होते हैं। तो अब सहरी बाहर बाजार से बड़ी लॉरी किस्म की सहरी करके रोज़ा रखना, तो इसके मतलब ये क्या मतलब, अगर आप एज एक्सपर्ट देखें तो बाजार के खाने के साथ सहरी ठीक है, मतलब अच्छा गुजारा हो जाता है? देखिए, अब इसमें ना हमारे पास कैटेगरीज हैं। कुछ जो सहरी है वो तो वही नहारी पाए, और उसके साथ फिर वही नान। अब ये बहुत हाई फैट आ जाता है, ठीक है ना। नहारी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर नहारी कम ऑयल में बनी हुई है तो आप खा लें, बहुत अच्छा है। नहारी के साथ अगर आप एक होल ग्रेन या अच्छी वो जो है चक्की या छान वाले आटे की होल ग्रेन रोटी खा रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली मार्केट में सब कुछ नहीं मिलता। फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है बूफेस की, जो हमारे पास सहरी बूफेज होते हैं। उसमें फिर हमारे पास एक वैरायटी होती है, उसमें से आप हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं। अब अगर एक बंदे को पता है कि जी ये लगा हुआ है, पूरा मेन्यू लगा हुआ है, और इसमें से मैंने हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या लेने हैं, उसमें सैलड्स भी होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, बूफे में तो आपको बहुत वैरायटी मिलती है, तो वहाँ से आप अच्छी ऑप्शंस पिक करके वो ले सकते हैं। अगर तो इस तरह ले रहे हैं तो ठीक है, चलिए वंस इन अ वाइल हो गया, आपने सहरी कर ली, हम इतने भी जालिम नहीं हैं, हम कहते हैं आप कर लें, बट डेली का आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर होता है ना कि लोगों की तो वो पार्टी मोड ऑन रहता है। रमज़ान में भी सहरी चल रही है, तो वो भी डेली आपने जाना है सहरी करने, और हर दिन कोई एक नया इवेंट होता है जिस पे जाना है। तो यहाँ पे माइंडफुल होने की और प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। रमज़ान आने से पहले आपने देखिए हम बहुत प्लानिंग करते हैं। ख़वातीन अक्सर डीप क्लीनिंग करी होती हैं। इसी तरह जो है वो ग्रोसरी लिस्ट हमारी चेंज हो जाती है, हमें पता होता है हमने क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है उसके लिए। बट व्हेन इट कम्स टू माइंडफुल ईटिंग, तब हम लोग प्लानिंग नहीं करते। मतलब जो हमने खाना है और जिससे हमारी बॉडी पे जाके सारा इम्पैक्ट करना है, उसकी प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप प्लान कर लें। अगर आपने ईटिंग आउट करनी है, बाहर से सहरी करनी है, एक दफ़ा कर लें हफ्ते में सहरी, ठीक है ना, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें, और थोड़ा सा उसमें भी पोर्शन कंट्रोल रखें। हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम खा बहुत ज़्यादा जाते हैं। कभी कभार मुझे कुछ क्लाइंट्स बताते हैं हम 2-3 नान आराम से खा जाते हैं। हम 2-3 नान जो हैं वो अच्छा खासा एक कार्ब्स का आप लोड डाल रहे हैं अपनी बॉडी पे। तो पोर्शन कंट्रोल के साथ आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसको प्लान कर लें कि आपने कम करना है, वंस इन अ वाइल करना है। डिहाइड्रेशन जो है उसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है? दैट्स आई थिंक जनरली द बिगेस्ट इशू कि जी आप डिहाइड्रेट दिन में कर बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिसेस भी ऐसी हैं
काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि हम लेट नाइट कुछ खा के सो जाते हैं और हम सहरी के लिए नहीं उठते क्योंकि हमसे हाँ उठा नहीं जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैं ये कहती हूँ कि आप एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले उठ जाया करें, क्योंकि हमने देखें फजर की नमाज तो पढ़ने के लिए उठना ही है, तो तब भी तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है ना, तो उससे 10-15 मिनट पहले उठ के एटलीस्ट हमारा टारगेट होना चाहिए कि सहरी में 2 से 3 ग्लासेस हम पानी के पी लें। और ये नहीं कि एकदम से उठते साथ ही आप सिप बाय सिप, मतलब कुछ थोड़ा सा पहले पी लें, कुछ खाने के दरमियान ले लें, कुछ बाद में ले लें। एक तो पानी का अपना इंटेक, और दूसरा इफ्तार से लेकर सहरी तक सिप बाय सिप आप पानी, अपना हाइड्रेशन आपने इसी टाइम पे अपनी जो है वो प्रॉपर करनी है। फिर कुछ हमारे फूड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे ही होते हैं, जिस तरह दही में पोटेशियम की बहुत अच्छी हमारे पास क्वांटिटी आती है, तो आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि पोटेशियम की उसमें अच्छी क्वांटिटी है। इसी तरह हमारा जो है खजूर में पोटेशियम बहुत अच्छा है। जिस तरह आजकल जो फ्रूट्स आए हुए हैं, अमरूद में पोटेशियम का कंटेंट बहुत अच्छा है, ऑरेंजेस में बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ ना प्रैक्टिस है, हमने फ्रूट्स को सिर्फ लिमिट कर दिया है इफ्तार में, और हम सहरी में फ्रूट्स नहीं लेते। तो मैं ये कहती हूँ कि 1 से 2 खजूर भी अगर आप खा लेंगे ना, साथ में आप पानी पी लें, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस हैं ना, जो थ्रू आउट द डे हो रहे होते हैं, वो इससे काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएंगे, सहरी में भी और इफ्तार में भी। अक्सर लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं विदाउट शुगर, तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी सोर्स है पोटेशियम की। तो आपने एक हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, दूसरा ऐसी डाइट जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हों, वो आपने लेना है। तो मतलब जनरली फिर सहरी में कुछ मतलब जो लोग ज़्यादातर गलती करते हैं उसमें एक दो चीज़ें जो आपको लगता है कि नहीं इनको ज़रूर एडजस्ट करना चाहिए ताकि दिन में एनर्जी लेवल भी ठीक रहे, हार्मोन्स का लेवल भी ठीक रहे, तो वो लाजमी क्या होनी चाहिए? अच्छा, लाजमी सबसे पहले तो प्रोटीन। मैं कहती हूँ कि अपनी सहरी में, क्योंकि हम लोग देखें कार्ब्स तो ले ही रहे हैं, हम पराठा, रोटी, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, जो चीज़ हम मिस करते हैं ना, दैट इज़ प्रोटीन। अगर आप दही ले रहे हैं पराठे के साथ, तो उसके साथ एक अंडा ऐड कर लें। अगर आप अंडा ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप कबाब ऐड कर लें। अगर आप कबाब नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप दाल या चिकन की कोई फॉर्म ऐड कर लें। ये चीज़ आपने ज़रूर ऐड करनी है अपनी सहरी में। दूसरा जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई ना कोई पोटेशियम रिच फ्रूट ले लें, अमरूद ले लें या खजूर ले लें, वो भी ना, दही ले लें, कुछ इस तरह का आइटम ज़रूर अपनी सहरी में ऐड करें, और 2 से 3 ग्लास पानी के पिएँ। तो फिर आप देखें कि आपके जो एनर्जी लेवल्स है, तो गेम चेंजर है। जब आप ये लेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपकी सहरी जो है और जो आपका एक रोज़ा है वो अच्छा गुजरेगा। अच्छा तो एक जो हमारे यहाँ चाय एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि हमें इतनी रूटीन में आदत पड़ चुकी होती है, तो मुझे लगता है जनरली बहुत लोगों को तो वो जो चाय दिन में ना पीने का जो एक इफेक्ट होता है उससे हेडेक भी होता है, तो इसको रोजे में कैसे, इससे कैसे बचा जा सकता अच्छा, है? यूजुअली हम जो रेकमेंड करते हैं ना, हम यही कहते हैं कि 4 से 5 कप तो आपने चाय के पीने ही नहीं है दिन में। यूजुअली आपने देखा है उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको हर वक्त चाय पीने की आदत होती है, और 4 to 5 कप्स जो है ना, वो नॉर्मल है। बहुत से लोगों को के लिए बात ये नहीं होगी सुन के कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि 4 से 5 कप हमारा नॉर्मल है डेली इनटेक। हाँ, एक तो उसको हम थोड़ा सा टेपर करने को कहते हैं कि अगर आप 4 से 5 कप ले रहे हैं तो आप 1 से 2 कप पे आ जाएं। जिन लोगों को एडिक्शन है चाय की, वो सहरी में 1 कप चाय ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सहरी में वो चाय ले लें, और उसके बाद फिर जो है उनका पूरा डे, हाँ, हाइड्रेशन अच्छी रखें अपनी, तो फिर उससे भी जो है ना वो अच्छा इफेक्ट होगा। जब हम मतलब रोजा जब खोलते हैं तो उस वक्त मतलब इतनी देर का गैप है और हमने मतलब खा लिया और खा भी बस ऐसे लिया कि मतलब अच्छी तरह खा लिया, तो उससे क्या मेटाबॉलिज्म में फिर उस वक्त क्या चेंज आती है? अच्छा, ये ना, जिस तरह मैंने आपको पहले सारा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था कि हमारा अब जब तक हम रोज़ा खोलते हैं, उस टाइम तक हमारी बॉडी फैट बर्निंग मोड पे आ चुकी होती है। हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो बर्न हो रहे होते हैं। फिर जब हम कुछ खाते हैं, अगेन इंसुलिन काम पे लग जाती है, फिर वही बॉडी की सारा वो जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे भी माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो सुन्नत का तरीका है खजूर खाना, अब आप जब एक खजूर लेंगे और साथ में पानी लेंगे, तो सबसे पहले जो है आपकी बॉडी को जो होता है ना, जो एक हमारा चल रहा होता है कि ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता सेल्स को, सबसे पहले ग्लूकोज जाते हैं हमारे सेल्स में। जब ग्लूकोज जाता है, आप देखें अक्सर लोग सहरी करने के बाद फ़ौरन अलर्ट फील करते हैं कि अब पानी पी लिया है, खजूर खा लिया, तो वो जो एक होती है ना फीलिंग, जो उनको नींद आ रही होती है, वो एकदम से फ्रेश होते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दोबारा से नींद आने लग जाती, क्योंकि वो इतना ओवर ईट कर लेते हैं। इफ्तार में हम हमेशा यही कहते हैं कि आपने खजूर से अपना रोज़ा इफ्तार करना है। 2 से 3 खजूरें आप सेफली खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ में आपने पानी लेना है। उसके बाद आपने कोई छोटा सा स्नैक ले लें। उसको बहुत उस तरह से ना करें कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग उस टाइम पे ना करें। अब जितना इम्पॉर्टेंट आपका सहरी में प्रोटीन लेना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका इफ्तार में भी प्रोटीन लेना है। अब उसकी क्या सोर्सेज हो सकती हैं? हमारे यहाँ ट्रेडिशनली चना चाट बनती है,
जो बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। अगर आप फ्रूट्स लेना चाह रहे हैं तो आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उस टाइम पे एक फ्रूट कप ले लिया। फिर हमारे यहाँ दही फुल्कियाँ, दही भल्ले बनते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि भल्ले फुल्कियाँ कम हो, वेजिटेबल्स का और दही जो है वो ज़्यादा डाल के उस तरह से बनाएं, तो ये एक आपका बैलेंस्ड वो हो जाएगा। इसी तरह आप कोई सैंडविच ले सकते हैं, अच्छी वाली जो हमारी होल ग्रेन ब्रेड होती है, मल्टी ग्रेन ब्रेड है, उसमें चिकन डाल के उसका भी सैंडविच ले सकते हैं। इस तरह से जब आप लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा, वही वाली बात है कि बॉडी कंफ्यूज नहीं होगी कि इतना ज़्यादा खाना एकदम से आ गया। ये प्रॉब्लम होती है कि अब मेटाबॉलिज्म स्विच हो रहा है ना फास्टिंग से, फिर वो दोबारा आपकी फीडिंग स्टेट में आ रहा है, तो उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा जो है, वही वाली बात है, मॉडरेशन, एतदाल में रहना है। अब रमज़ान का महीना ही ऐसा है कि इसमें हम वही कहते हैं ना, अपने नफ्स पे काबू रखना है, खाना कंट्रोल करना है। तो ये हम एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है इसमें कि जब आपने रोज़ा इफ्तार करना है और आप देखें कि जब आप खजूर खाते हैं एकदम से आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होती है, इसको फॉलो करना है। अच्छा, ड्रिंक्स का, शुगरी ड्रिंक्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम लोग खोलते हैं, दूध सोडा ले रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग कोई लाल शरबत ले रहे होते हैं, उसमें भी ले रहे होते हैं, हमारे कुछ पाउडर्ड वो होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट वो बना के ले रहे होते हैं, उसमें चीनी भी अलग से डाल रहे होते हैं। आई हैव सीन केसेस कि उसमें ऑलरेडी इतनी चीनी है और लोग उसमें और चीनी डाल कर उसको मीठा करके ले रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, और अगर तो चीनी डालनी है तो ज़रा कम डाल लें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी ना डालें, शहद का इस्तेमाल कर लें, शक्कर का कर लें, चीनी का कर लें, लेकिन कम इस्तेमाल में करें। और एक अच्छी आपकी इस तरह से मिंट डालें, लेमन का यूज़ करें, ये बहुत हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स होती हैं, ये आप इस्तेमाल करें। ट्रेडिशनली देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद रमज़ान का अफ्तारी का पार्ट है, जिसमें वो लाल शरबत है, अब उस पे भी बहुत डिबेट रहती है कि वो नुकसानदेह है नहीं है। फिर समोसे पकौड़े जो हाँ हैं, अब मैं तली हुई हाँ मैं भी चीज़ें, इस पे आ अब रही थी, फ्राइड आइटम्स तो पे ना। मतलब तो ये चीज़ें जो हैं, ये मतलब आप इसको एज अ डाइटिशियन कैसे देखती हैं? अच्छा देखिए, इसमें ना हमें थोड़ा सा ना लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ती है और थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाके हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। अब जहाँ पे लाल शरबत की आपने बात की है, अगर हम कंपनी वालों से बात करें तो वो कहते हैं जी हमारा शुगर फ्री वेरिएंट भी है, आप वो ले लें, आपको कौन कह रहा है आप चीनी वाला लें। तो उसमें फिर हाँ चलें, कभी कभार वही वाली बात है। मैं हमेशा ना अपने क्लाइंट से या जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि प्लान करें। हम देखें ना, हर चीज़ में प्लानिंग करते हैं, हम अपने डेली के कामों में प्लानिंग करते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू ईटिंग राइट, उसमें हम प्लानिंग क्यों नहीं करते। आप प्लान कर लें कि अभी रमज़ान के एक हफ्ते में हमने कितनी दफ़ा फ्राइड फूड्स खाने हैं, हमने कितनी दफ़ा लाल शरबत पीना है। डेली हम नहीं करेंगे, हम उसमें एक से दो दफ़ा कर लेंगे। फिर आपने प्लान ये करना है कि हमने खाना कितना है। अगर तो पकौड़े बने हुए, ऑब्वियसली देखें हमारा जो है ना एक प्लेजर इस नेशन का, पाकिस्तानी नेशन का, दैट इज़ थ्रू ईटिंग और अपने पसंदीदा खाने खाने, तो हम उस प्लेजर को नहीं निकालेंगे। आप पकौड़े खा लें, लेकिन आप डेली ना खाएं, आप हफ्ते में एक दफ़ा खा लें। और जब आपने खाने भी हैं तो आपने पेट भरने के लिए नहीं खाने हैं, आपने मज़ा ही लेना है ना। आप एक दो पकौड़े या तीन पकौड़े खा के ही मज़ा ले सकते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, पोर्शन कंट्रोल के साथ खा लें, दैट्स फाइन। इसी तरह समोसे और रोल्स की अगर मैं बात करूँ, वो छोटे छोटे घरों में बनते हैं, वो रोल पट्टी के साथ जो समोसे और वो रोल्स बन रहे होते हैं। अब तो एयर फ्रायर्स बहुत से घरों में आ गए हैं, आप उसको हल्का सा ग्रीस करें, थोड़ा सा ना कुकिंग पैटर्न को अगर चेंज कर लें तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। आप एयर फ्राई कर लें उसको, अगर आपने एयर फ्राई कर लिया तो छोटी सी रोल पट्टी आपको कुछ नहीं कहेगी, उसके अंदर फिलिंग तो चिकन की होती है और इस तरह से वेजिटेबल्स की होती है, तो आप डेली भी खा सकते हैं। पकौड़ों की जहाँ तक बात है, बहुत से लोग जो हैं वो पकौड़े भी अब एयर फ्रायर्स में बना रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जी हमें टेस्ट नहीं आता, जब तक वो ऑयल में तले ना हो तो हमें टेस्ट नहीं आता। उसमें भी बहुत सारी कुकिंग टेक्निक्स हैं कि आपने अगर लेना है तो आप पैन को ग्रीस करके एक साइड रखें पकौड़े की, फिर उसको पलट के दोबारा कर लें। ये सारे कुकिंग जो हैं मॉडिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी दिल नहीं मानता तो फिर वही वाली बात है, फ्राइड खाना है तो फिर हफ्ते में एक दफ़ा और पोर्शन कंट्रोल के साथ खा लें। और फिर ये देखें कि रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं एसिडिटी के, रिफ्लक्स के। वो क्यों आते हैं? वो इसलिए क्योंकि पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया हुआ और आपने रोज़ा अफ्तारी इतनी फैटी फूड से और शुगरी फूड से कर दी है कि उसमें तो आपको तेज़ाबियत होनी ही है फिर। तो इसलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये हेल्दी नहीं है। हमारे यहाँ क्यों होता है कि रमज़ान में लोगों के वेट गेन होने शुरू हो जाते हैं। अब एक ऐसा महीना जिसमें लोग रोज़े रख रहे हैं, बट उसमें वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सरप्लस कैलोरीज ले लेते हैं। हमारा जो एक पैटर्न है यहाँ पे, अच्छा ये चीज़ ना पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ इफ्तार में फ्राइड आइटम्स होते हैं या सहरी में हम लोग ज़रा ज़्यादा करते हैं। बाकी कंट्रीज़ में, मैं टर्की में 2 साल रही हूँ, वहाँ पे सहरी में वो लोग अपना नॉर्मल खाना खाते थे, इफ्तार में भी नॉर्मल खाना,
वहाँ पे कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं बना था। तो पाकिस्तान में ज़रा ये कॉन्सेप्ट पकौड़े ज़्यादा है, समोसे जो है वो उधर बेचारे समोसे रोज़ थे ही नहीं उनका। वो क्या- लोग अपना खाना खाते थे, उनके खाने में ज़्यादातर दही के सूप्स होते थे, लेंटिल सूप्स होते थे, उनकी वैसे भी मेडिटेरेनियन डाइट जो है काफ़ी हेल्दी होती है। बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ इफ्तार का अलग से लगता है, उसके बाद हमने खाना भी खाना होता है। ठीक है, हमारा एक कल्चर है, वो सब कुछ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। मैं खुद भी बड़े शौक से पकौड़े खाती हूँ, मैं खाऊंगी तो मैं हफ्ते में एक दफ़ा थोड़े खा लूँगी, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं खाऊंगी। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा डेली का खाना ख़राब है। वंस इन अ वाइल हो गया, दैट्स फाइन। मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल ही निकाल दें मज़ा, पकौड़ों का मज़ा। रमज़ान और या पकौड़े तो वो है ना कि टोटल रमज़ान, अब मैंने एक दफ़ा किया था, टॉक शो किया था, और सेशंस भी जब मैं लेती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप रमज़ान का जब वर्ड आपके माइंड में आता है तो क्या आपको फ़र्स्ट थॉट आती है? तो ज़्यादातर लोग कहते हैं पकौड़े समोसे। तो अब वो जो एक चीज़ उनके माइंड में आ रही है, या दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जी रमज़ान आ गया, हमने पकौड़े खाने हैं, खा लें, बट फिर वही वाली बात है मॉडरेशन में। ये मैं हर एक को समझाती हूँ। अच्छा ये बताएं कि मतलब जैसे दिन में 2 दफ़ा अब खाना है ना, मतलब अदरवाइज तो आप सहरी पे खाया, अफ्तारी पे खाया। अगर हम वैसे देखें तो हम दिन में ज़्यादा दफ़ा खाते हैं, ऐसे वो बीच में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आई स्टिल सी पीपल कंप्लेनिंग कि वो सहरी और अफ्तारी ही सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल रमज़ान में वेट बढ़ता। तो ये क्या मेटाबॉलिज्म में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता नहीं, है? मेटाबॉलिज्म ही नहीं आता, ये सारा एसोसिएटेड है आपकी सरप्लस ईटिंग से। मतलब आपकी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं इसमें। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर हम लोग सहरी में पराठे में ही 3-4 टेबल स्पून ऑयल के डाल लेते हैं, अंडे में ज़्यादा ऑयल डाल लेते हैं, 700 कैलोरीज तो यहाँ पर ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर अगर इफ्तार में हमारा फ्राइड आइटम्स हैं, ड्रिंक्स में भी चीनी है और वो हम सारा खा रहे हैं, आपकी 800-900 कैलोरीज। ये जो मैं आपको कैलोरीज बता रही हूँ ना, सिर्फ मैं आपको फ़ैट की बता रही हूँ, मैं अभी आपको कार्ब्स की और जो बाकी चीज़ें उसकी कैलोरीज नहीं बता रही। तो यहाँ से आपकी 1000 कैलोरीज तो आपने यहाँ से सरप्लस ले ली, फिर आपने बाकी चीज़ें भी खा ली। तो ये सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा लेने की वजह से ही वेट गेन होता है। और अक्सर लोग होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ देते हैं रमज़ान में, वो भी एक रीज़न होती है। अच्छा ये बताएं कि मतलब रमज़ान में मतलब वेट लॉस की मतलब स्ट्रेटजी क्या ऐसी बेस्ट कर सकते हैं कि जिससे एनर्जी भी मतलब हम एनर्जेटिक भी रहें और वेट भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए? अच्छा, इसमें ना वेट लॉस में सबसे पहले लोगों को हम जब डाइट मॉडिफिकेशन का बताते हैं ना कि आपको अपनी डाइट किस तरह से मॉडिफाई करनी है, तो एक वो एलिमेंट होता है भूख ज़्यादा लगने का। अगर आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा है, फाइबर की सोर्सेज होल ग्रेन्स आपने लेने हैं, आपने फ्रूट्स लेने हैं, आपने वेजिटेबल्स लेने हैं, ये आपकी डाइट में होंगे तो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। फिर प्रोटीन, मैंने कहा ना जिस तरह पहले ही मैंने कहा कि प्रोटीन तो गेम चेंजर है। आपने एक अच्छी एडिक्वेट प्रोटीन ले ली तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। ज़्यादातर हमारे, अगर आप देखें, मैं जब डाइट हिस्ट्री लेती हूँ पाकिस्तानी पॉपुलेशन की, तो हम लोग प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। हम लोग दिन में एक अंडा खा लेंगे, ना हम दूध पीते हैं, ना हम अंडा खाते हैं, ना हम चिकन ले रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की। इस तरह फिजिकल एक्टिविटी रमज़ान में मुझे पता है बहुत बिजी रूटीन होती है, आपके पास टाइम नहीं होता। रिकमेंडेशंस अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहते हैं कि आपने 20 मिनट्स की डेली वॉक करनी है। और ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। मैंने भी करनी है, आपने भी करनी है, जिसका वजन कम है उसने भी करनी है, जिसका ज़्यादा है उसने भी करनी है, जिसका ज़्यादा है उसको तो हम कहते हैं थोड़ी सी और ज़्यादा कर लें। बट एक हेल्दी इंसान ने ये वॉक करनी है 20 मिनट्स की। तो रमज़ान में मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल लें, मतलब 20 मिनट्स तो हम निकाल ही सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, 30 मिनट्स निकाल सकते हैं। तो इसको भी कंटिन्यू रखें, 30 मिनट्स वॉक कर लें, या फिर विद इन हाउस आप कर सकते हैं, कोई भी तस्बीह करते हुए आप वॉक कर लें, सवाब का सवाब हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये एक तो फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा एडिक्वेट प्रोटीन, और मॉडरेशन में ही फ्राइड फूड्स को आपने अवॉइड करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी है। अब ये कैसे लेनी है, इसकी बहुत से तरीके हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप चना चाट जो बनती है उसमें भी आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, दालों में भी अच्छा फाइबर होता है, लेकिन दालों में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसका थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल हम कहते कर लिया करें। दही फुल्कियों की वेजिटेबल्स डाल लें। फ्रूट चाट तो हमारा बड़ा एक फेवरेट वो है, हर इफ्तार में होता है। अच्छा, उसमें भी चीनी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखिए फ्रूट्स की नेचुरल शुगर होती है, उसी को आप इंजॉय करें, चीनी का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बहुत शौक है तो स्टीविया का आप इस्तेमाल कर लें, वो 0 कैलोरी है। इस तरह की जो हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी स्टीविया में बड़ी डिबेट चल रही थी, जी उससे कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो बेसिकली जब हम लोग देखते हैं ना गाइडलाइंस को, हम गौर से पढ़ते हैं, देन वी गेट टू नो कि गाइडलाइंस जो हैं, जो रिसर्चेस हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कह रही हैं। स्टीविया इज सेफ टू यूज़। फिर उस पर हुआ था बहुत ज़्यादा
अजीनोमोटो पे जो चाइनीज सॉल्ट है कि जी ये ऐसा है, ये है, वो है। बिल्कुल। अब आप लेटेस्ट गाइडलाइंस देखें तो एफडीए ने उसको सेव कर दिया हुआ है। तो इसलिए हमेशा किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया करें, खुद से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाया करें। ये भी एक रीज़न होती है कि लोग, एक फियर मॉन्गरिंग हो जाती है ना कि ये इस चीज़ से ये हो जाता है, इस चीज़ से वो हो जाता है, तो लोग लेते नहीं हैं। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी अपने ऊपर मत लगाया करें, एक्सपर्ट से पूछें और जो चीज़ें आप ले सकते हैं उनको लेके एक हेल्दी तरीके से में। अच्छा, हम रमज़ान में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपने वेट लूज़ करने की तरफ नहीं जाना। कुछ लोग ये करते हैं कि बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर देते हैं रमज़ान में। इसको भी अवॉइड करें, स्पेशली जब आप रोज़ा रखा हुआ है उस टाइम पे। रोज़ा रख के अगर आपने बहुत करना है तो थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर लें, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, वो कर लें। या फिर आप इफ्तार से पहले कर सकते हैं, वॉक थोड़ी सी कर ली, ठीक है। इफ्तार के 2 घंटे बाद कर लें। कुछ लोग सहरी से पहले भी कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम है वो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली रखना है। अच्छा, ये बताएं कि जो फास्टिंग है वो मतलब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी जो है वो दोनों को फ़र्क तरह इफ़ेक्ट करती है, और ख़ास तौर पे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो दोनों में फ़र्क तरह से आते हैं। अच्छा, जो फीमेल बॉडी है ना उसके तो वैसे ही बड़े फ्लक्चुएशंस चल रहे होते हैं थ्रू आउट द मंथ। मंथ में उनके स्पेसिफिक डेज होते हैं, उससे पहले उसके बाद, तो वो इतनी जो फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं, फास्टिंग जो है वो उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है फीमेल्स को। और उसके लिए आपकी एक एडिक्वेट डाइट होना बहुत ज़रूरी है। वही जो मैंने आपको एक बैलेंस डाइट बताई है, अगर तो आप वो नहीं ले रहे तो फिर ये और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी, फिर वही मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन आना, और ये सारी जो है उस चीज़ों उससे प्रॉब्लम्स एसोसिएट होंगी। इसलिए हम यही कहते हैं कि फ़ीमेल्स को बहुत ज़रूरी है अपनी हाइड्रेशन पे काम करने का, अपनी डाइट पे काम करने का। अक्सर फ़ीमेल्स जो हैं वो बच्चों के साथ भी बिज़ी होती हैं, उनका ज़रा ज़्यादा काम होता है, ड्रेनिंग काम ज़्यादा होता है। मेल्स की बात करें तो उनका भी होता है, उन्हें ऑफिस जाना होता है, उन्हें वो सब चीज़ें करनी होती हैं, बट फीमेल्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग देयर डाइट इन रमदान। क्योंकि उसमें जो है, जिस तरह मैंने बताया ना कि नॉर्मली आप देखें रमज़ान ना भी हो तो उनके बड़े फ्लक्चुएशंस चल रही होते हैं। उनका अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म ही ऐसा बनाया हुआ है, कभी ईस्ट्रोजन के लेवल्स, कभी प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स। तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए आपकी डाइट, आपकी हाइड्रेशन, इवन स्लीप, ये सब कुछ बहुत प्रॉपर होना चाहिए। कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जो ख़वातीन जो हैं वो एडिशनली सहरी या इफ्तारी में लें जिससे ज़रा उनके लिए थोड़ा बेहतर हो? अच्छा, हाँ जी, ख़वातीन जो है ना, जो मैंने देखा हुआ है, दूध बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, दूध और दही का इस्तेमाल। सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप रमज़ान में एटलीस्ट 2 कप्स ऑफ मिल्क या योगर्ट अपनी डाइट में ऐड करें। इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगी, पोटेशियम भी मिलेगा, अच्छे कार्ब्स भी मिलेंगे और कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। अच्छा। अच्छा, ये बताएँ कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो है वो फास्टिंग जो है उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करती हैं? और उसके लिए कोई मतलब ऐसा कोई कॉशन कोई लेने की ज़रूरत है प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो फास्ट कर रही हैं? अच्छा, प्रेगनेंसी में ना हमारे इसमें जिस तरह ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, उसमें अक्सर फीमेल्स को नौजिया, वॉमिटिंग और इस तरह की कंप्लेंट्स चल रही होती हैं, जिसमें वो कुछ खा भी नहीं सक रही होती। एक ये, फिर सेकंड थर्ड में थोड़ा सा ज़रा इतना नौजिया तो नहीं होता, बट ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है खाने पीने की। तो इसमें एक जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि मैंने रोज़े रखने हैं, और उनसे पूछें कि मैं रोज़े रख भी सकती हूँ कि नहीं। कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत लो रहता है प्रेगनेंसी में, कुछ लोगों का। अच्छा, ये सब चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि देखें जी, रोज़ा तो इबादत है, लेकिन हमारी बॉडी भी एक अल्लाह की तरफ से अमानत है जिसका हमने ख्याल रखना है, और अल्लाह ताला ने इसमें ईज़ दी हुई है। तो अगर तो उनको उनकी डॉक्टर रेकमेंड करती है, क्योंकि अच्छा कुछ हाई रिस्क केसेस भी होते हैं इसमें, कुछ हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ के भी होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स, कुछ और रिस्क फैक्टर्स के साथ भी आती हैं, उसमें तो रोज़ा बिल्कुल भी डॉक्टर्स मना कर देती हैं कि नहीं रखना चाहिए, और ना रखें उसमें रोज़ा। लेकिन अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो डॉक्टर से पूछ के, अच्छा उसमें भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को अपनी डाइट, क्योंकि थर्ड और सेकंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी सारी उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर ज़रूर एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, अपनी कैलोरीज उसमें इंक्रीज़ करें। एक वो कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपने 2 लोगों का खाना खाना है, तो इन्हें 2 लोगों का खाना नहीं खाना होता, थोड़ी सी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें ज़्यादा करनी होती हैं, तो वो अपनी डाइट में ऐड करके वो फिर फास्टिंग करें। और अगर कुछ इस तरह के उनको सिम्टम्स फील होते हैं, जैसा चक्कर आना या फिर पसीना आना, पैल्पिटेशन ज़्यादा होना, तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो टाइम होता है या वो साइंस होते हैं जिसमें दे डोंट हैव टू फास्ट।
सही। तो अच्छा, ये जो मर्दों में जो फास्टिंग है, इसका टेस्टोस्टेरोन पे भी कोई इफेक्ट होता है, और अदरवाइज मतलब जो एनर्जी है उस पे कैसे, मतलब मर्दों में कैसे डिफरेंटली ये इफेक्ट करता अच्छा, है? मर्दों में इस तरह से है कि अगर आप कह लें कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या जिस तरह हम 30 दिनों के लिए रोज़ा रखते हैं, इसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन ही कहते हैं। इसका एज सच टेस्टोस्टेरोन पे फ़र्क नहीं पड़ता। मर्दों का ज़रा डिफरेंट होता है। बट हाँ, अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, और उनकी जो हाइड्रेशन है या कैलोरीज बहुत कम ले रहे हैं, तो इसका फिर फ़र्क पड़ता है। इसमें इसमें जो है प्रोलॉन्ग्ड, अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टारवेशन में ले जाते हैं, मतलब वो रोज़े में अपनी डाइट सही नहीं रख रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ड्रॉप करते हैं, और स्टारवेशन में और ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसलिए हाँ, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सारे उसमें फूड ग्रुप्स हैं, तो उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही मिल जाएंगे। उसमें आपको जिंक भी मिलेगा, उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, जो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एज सच फास्टिंग तो नहीं उनके उस पर अफेक्ट करेगी, लेकिन डाइट प्रॉपर नहीं है, वो उस पर अफेक्ट कर सकती है टेस्टोस्टेरोन पे। अच्छा, ऐसे मर्द जो जिनकी रूटीन एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ें लें जिससे कि वो जो उनकी, क्योंकि देखिए रोज़े में आपको टाइम तो शायद कम मिल सकता है, मतलब वर्किंग आवर्स कम हो सकते हैं, लेकिन काम तो करना है। काम तो तो क्या करना ऐसी है। चीज़ लें जो कि फिजिकली, जो जिनका बहुत काम है, वो कैसे अपने आप को बेहतर रख सकें? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऑफिस जॉब होती है, उनकी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। बिल्कुल। आज फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है, आपकी उतनी कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं। एक वो बंदा जिसकी सारा दिन डेस्क जॉब है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और एक वो बंदा जिसका सारा ही फिजिकल काम है, उसकी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जिसकी डेस्क जॉब है, उसको हम कहेंगे कि जी आप एक रोटी ले लें, दैट वुड बी इनफ, साथ में अच्छी प्रोटीन ले लें। लेकिन वो बंदा जिसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, उसको फिर हम कैलोरी ज़्यादा देंगे, उसको हम फिर रोटी ज़्यादा देंगे, उसको हम प्रोटीन ज़्यादा देंगे। तो वो अगर उस अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंगली वो डाइट होगी, तो फिर वो अच्छी सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट द रोज़ा, एनर्जी अच्छी वो सस्टेन कर सकते हैं। तो फिर हम कैलोरी ज़्यादा कर देंगे, प्रोटीन ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में आपका देखें प्रोटीन भी आपको चाहिए होती है। अक्सर आपने देखा होगा रमज़ान में मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैट इंक्रीज होता है और मसल लॉस होता है। उसकी भी रीज़न होती है कि हम एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहे होते। तो इसलिए आपने फोकस ये रखना है कि आपका मसल मास ज़्यादा हो और फैट कम हो। तो उसके लिए एक एडिक्वेट डाइट के लिए वही जो मैं कह रही हूँ कि आपने प्रोटीन अच्छी लेनी है। आपकी डाइट में डेली बेसिस पे अंडा होना चाहिए, डेली बेसिस में दूध दही होना चाहिए, डेली बेसिस में चिकन कबाब दालें, ये आपकी डेली डाइट में होनी चाहिए। हम लोग कभी कभार कर लेते हैं ना, बट कभी कभार नहीं करना। रमज़ान में तो डेली करना है आपने। अच्छा, ये बताएं कि जो मतलब रोजे गर्मी में भी आते हैं, सर्दी में भी आते हैं, वैसे तो मैंने देखा है जिन्होंने रखना होता है वो जून में भी रखते हैं, और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रखते वो दिसंबर में भी नहीं रखते। लेकिन ये कि ये वेदर का भी इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, मेटाबॉलिज्म पे, फास्टिंग में? हाँ, इसमें थोड़ा सा ना, जैसा गर्मियों में डिहाइड्रेशन का बहुत होता है चांस उसमें, कि आपका इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है, गर्मियों में रोज़े भी लंबे हो जाते हैं, तो उसमें थोड़े से डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट इट कैन बी मैनेज थ्रू डाइट। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रेशन अच्छी कर लें, या फिर आप वो वाली लें फूड आइटम्स जिसमें पोटेशियम है, सोडियम है, वो आप लेंगे तो मैनेज रहेगा। अभी जिस तरह सर्दियों के मौसम में आ रहे हैं रोज़े, हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आप अब देखें सर्दियों में अल्लाह ताला ने फल भी ऐसे दिए हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा है। सर्दी में आप देखें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप एक मौसमी फल का क्यों कहते हैं इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, अमरूद का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरीज, इन सब में विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो ये आप इस्तेमाल करें तो इससे जो है इन्फ्लेमेशन भी कम होगी आपकी। तो उसको भी हम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। आपने जो पूछा था मौसम का, ज़्यादा से ज़्यादा रोल इसमें एक तो ड्यूरेशन, रोज़े की ड्यूरेशन का आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा डिहाइड्रेशन के केसेस जो स्वेटिंग में ज़्यादा हो जाते हैं। अभी उस तरह की गर्मी नहीं आई हुई, बट अभी भी आप कोशिश करें कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू करें, थोड़ा सा ज़रा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि जब हम एक स्टारवेशन के मोड में जाते हैं, फास्टिंग कर होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, और इसकी रीज़न यही होती है कि प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते। तो प्रॉपर डाइट लेंगे, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, और वो आराम से पूरा रमज़ान गुजार लेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और ये बताएं कि मतलब रोजे, मतलब जैसे 3 अशरे होते हैं, तो आई थिंक 3 अशरों में भी एनर्जी लेवल पे फर्क पड़ता रहता है। पहले आपकी एनर्जी और होती है, तो मतलब क्या ऐसा करें जिससे कि
जो लास्ट स्पेल जो आखिरी अशरा है रमज़ान का उसमें भी एनर्जी जो है उसको सही। उसको सही रखा जा सके। अच्छा, इसमें ना लोगों का डिफरेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शुरू में प्रॉब्लम होती है रोज़े रखते हुए, ओके। और बाय द एंड ऑफ रमज़ान हम यूज्ड टू हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में हम बड़े अच्छे, जैसा आप कह रहे हैं कि रोज़े रख लेते हैं, और एंड तक जो है ना हमारी बस हो जाती है कि हमसे रोज़े रखे, हम कहते हैं बस रमज़ान ख़त्म हो जाए। तो वो जो है ना सारा एक पूरा जो आपका थ्रू आउट द रमज़ान आप खा रहे हैं, शुरू में ये भी होता है ना, हमारे रिजर्व्स होते हैं, हम खा रहे होते हैं, एकदम से रोज़ा रखना शुरू करते हैं, हमें इतना फील नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो रिजर्व्स डिप्लीट होने लग जाते हैं। ये तब होता है जब हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है। अगर आप पूरे रमज़ान एक अच्छी सहरी लेते रहेंगे तो आप देखें एंड तक जो है ना आपका वो इतने जो आपके जो है रिजर्व्स वो डिप्लीट नहीं होंगे जितने अगर आप नहीं अच्छी सहरी ले रहे तब। अगर चाय पराठे भी सारी सहरियाँ गुजार देंगे तो फिर एंड तक तो बस हो ही जाएगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लेके करेंगे तो फिर आपका अच्छा रहेगा सारा। अच्छा, एक और मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि मतलब ये जैसे हमारे यहाँ तो ये है ना कि 3 खाने जी, नाश्ता करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है। तो वो आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, उसमें तो ये था कि जी हिस्टोरिकली तो एज ह्यूमंस ये कोई टाइम नहीं थे खाने के। वो आपने शिकार किया, आपको शिकार मिल गया, आपने खाना खा लिया, जब मिल गया आपने खाना खा लिया, वर्सेस ये कि अब मतलब हमारे एक बड़ा एक ऐसे एक टाइम टेबल है खाना खाने का। तो ये मतलब ये हमारी जो बॉडी एज अगर ह्यूमन हम एक नेचुरल उसमें देखें तो क्या मतलब ये 3 दफा खाना खाने के लिए ही है, या मतलब ये कि हमने अगर एक दफा भी अच्छा खाना खा लिया तो वो भी बहुत है। अच्छा, एक दफ़ा अच्छा खाना खाने में ना काफ़ी लोगों को इश्यूज आते हैं, ये कि वो अगर एक दफ़ा खाते हैं वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, सरप्लस हो जाता है। हमारा जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमारी ह्यूमन जीन्स भी चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा इसमें आप देखें कि हमारी रूटीन भी है। अल्लाह ताला ने ना बहुत अडेप्टेबिलिटी डाली हुई है। हमें अगर ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, हमें अगर कम खाने की आदत पड़े तो हम कम खाने भी लग जाते हैं। आई हैव सीन सच केसेस जिसमें लोग कहते हैं कि हम पहले बहुत ज़्यादा खाते थे, हमने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, अब हमसे ज़्यादा नहीं खाया जाता। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि 3 दफ़ा खाना ज़रूरी है या 2 दफ़ा खाना ज़रूरी है, ये भी कुछ इंडिविजुअल चीज़ों पे आ जाता है। जिस तरह देयर आर सर्टेन पीपल जो कहते हैं जी हम 2 टाइम्स अ डे खा लेते हैं एंड वी आर ओके विद इट। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें 3 दफ़ा का खाना खाना होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमसे ब्रेकफास्ट नहीं होता। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी हम अगर ब्रेकफास्ट ना करें तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो जिस जिस बंदे को जैसे जैसे वो चीज़ हमें लगता है कि सही लगती है, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं देयर आर सर्टेन डेज जिसमें मैं ब्रेकफास्ट किए बगैर बड़े आराम से अपना कर लेती हूँ। कुछ डेज ऐसे होते हैं जिससे मुझे होता है कि मैंने ब्रेकफास्ट करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर रूटीन एज वेल। अब अगर घर में आप कुछ भी नहीं करें तो आप ब्रेकफास्ट के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही ब्रेकफास्ट ना करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यूजुअली ना हमारा ये कि आपने पूरे दिन में अपनी कैलोरीज और जितनी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपने वो पूरी करनी है। कुछ लोगों के लिए 1 मील अ डे वाला भी सफाइस कर जाता है, जिसको ओमैट कहते हैं। हम 1 मील अ डे वो ले लेते हैं, उसमें वो 1 मील ले लेते हैं पूरे दिन में, और बाकी दिन में वो स्नैक्स लेते हैं, बट वो हेल्दी स्नैक्स होते हैं, जिस तरह वो फ्रूट्स ले लेंगे, वेजिटेबल्स ले लेंगे, कुछ मिल्क एंड टेक ले लेंगे। तो 1 मील अ डे वाले कॉन्सेप्ट से भी उनकी रिक्वायरमेंट फूड ग्रुप्स की या कैलोरीज की पूरी हो रही होती है। कुछ लोग जो होते हैं उनकी 3 मील्स वाले पे भी हो जाती है, कुछ लोग की 2 मील्स वाले पे भी हो जाती है। तो बहुत से लोग जिसको जिस तरह से सूट करता है वो अपनी रूटीन चेंज कर ले तो कर ले, बट हमारा बीइंग इन डाइटिशियन हम यही कहते हैं कि आपकी कैलोरीज आपकी प्रोटीन पूरी होनी चाहिए ताकि कोई लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप ये कर लें तो फिर वही वाली बात है, इंडिविजुअली जिस तरह से जिसको जो सूट करता है वो कर लेता है। तो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इस रमज़ान के लिए, इस मौसम के लिए वो एक आइडियल सहरी और इफ्तारी का प्लान क्या रखें जिससे कि उनका 29-30 रोज़ों में जो है वो हेल्दी भी रहें और एनर्जी लेवल भी ठीक रहें। अच्छा, मैं ना आपको फूड आइटम्स के टर्म्स में बता दूंगी क्या मतलब कि क्या वो रूटीन क्या, मतलब कि रूटीन क्या सहरी में होनी क्या खाएं चाहिए। और ठीक इफ्तारी है, में ठीक है। क्या। अच्छा, सहरी में अब ये है कि मैं पराठा खाने से तो मना नहीं करूंगी, मैं बस ये कहूंगी कि आप पराठा अगर आपने खाना है तो आप कम से कम मतलब 1 टेबल स्पून, जो हम कहते हैं कि 3 टीस्पून जो हैं उतना आप ऑयल इस्तेमाल कर लें और उसका पराठा बना लें। आप वो नहीं करना तो आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज होगी। और अगर पराठा रोटी भी नहीं लेना चाह रहे, कुछ लोग कहते हैं हमसे नहीं खाया जाता, तो वो ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गंदम का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की एक सोर्स आ गई। इसके साथ आप अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें कि अपनी सहरी में डेली बेसिस पे एग आप ऑमलेट भी बना सकते हैं वेजिटेबल्स डाल के।
फ्राइड एग भी बना सकते हैं, लेकिन तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैं हमेशा लोगों को ना थोड़ा सा कुकिंग पैटर्न भी बता देती हूँ, मेथड भी बता देती हूँ। आपने सिर्फ ग्रीस करना है पैन को, उस पर अंडा रखना है, उसको आपने कवर कर देना है। आपका बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट स्टाइल का एग बन जाएगा, जिसमें फ्राइड एग में होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा तेल डाल के उसको प्रॉपर फ्राई करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट कैन बी ऑमलेट, इट कैन बी फ्राइड एग, स्क्रैम्बल्ड एग भी आप ले सकते हैं, जिस तरह से आपको अंडा पसंद है आप लें। साथ में आप कोई भी पकी हुई सब्जी ले लें, या फिर आप दाल ले लें, या फिर आप चिकन ले लें, आपकी मर्जी है। और अगर ये भी नहीं लेना तो आप कबाब भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी डाइट में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप दही या दूध ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए इसके साथ, ठीक है। ये आपकी एक आइडियल सहरी होगी। और भी अच्छा हो जाएगा अगर आप 1-2 खजूरें खा लें इस टाइम पे, या फिर फ्रूट में अगर आप अमरूद खा लें। तो इसमें जिस तरह होता है ना, लोग 2-3 पराठे खा लेते हैं, 2-3 रोटियां खा लेते हैं। तो अगर आप एक रोटी खा लें उसमें, ठीक है, और साथ में आप अब देखें कबाब भी है, दही भी है, फ्रूट भी आप ले रहे हैं, तो आपको 2-3 रोटियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बैलेंस्ड आपका सहरी का वो मील हो जाएगा। इफ्तार में मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को ना, क्योंकि आदत है कि हम इफ्तारी करते हैं, उसके बाद हम दोबारा कुछ ना कुछ खाते हैं। तो इफ्तार को अपना थोड़ा सा स्नैक टाइम कर लें। जिस तरह होता है ना कि सुबह सहरी कर ली, इफ्तार में आपने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया, साथ में कोई भी आपने अच्छी हेल्दी ड्रिंक ले ली, उसके साथ उसमें लस्सी भी ले सकते हैं। सहरी में भी आप लस्सी ले सकते हैं, अगर दही नहीं लेनी तो आप लस्सी ले लें। तो इफ्तार में भी आप ऐसे ही करें कि आपने खजूर ली, आपने साथ में पानी लिया, और साथ में कोई स्नैक जिस तरह चना चाट हो गई, साथ में आपकी दही फुल्की हो गई, कुछ इस तरह से आपने एक छोटा बोल वो ले लिया। उसके बाद फिर अपनी नमाज पढ़ें, या फिर आपने जो गैप देना है वो दें, और फिर आप अपना एक मील ले सकते हैं। आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं, जिसमें आपकी वही रोटी होगी, साथ में आपकी दाल हो गई, या फिर आपकी कोई चिकन हो गई, या फिर आपने कोई कबाब ले लिया। प्रोटीन, अगेन मेरा जो मेन है ना वो यही है कि इस रमज़ान में एटलीस्ट लोग अपनी प्रोटीन इनटेक का ख्याल रखें, ताकि उनका मसल लॉस ना हो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन जो हम अपने पेशेंट्स में या क्लाइंट्स में देखते हैं। तो इसका आपने ख्याल करना है। फिर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरी के टाइम भी आपने अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, और इफ्तार के टाइम भी खजूर लेके आराम से रिलैक्स होकर पानी पिएं, थोड़ा सा पॉज दें, उसी में आप देखें कि आपको एकदम से बहुत अच्छी फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाएगी। और अपनी हाइड्रेशन जो है फ्रॉम इफ्तार टिल सहूर, अपनी आपने हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आज से अब सहरी कर रहे होंगे और वो इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इनको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम जी। थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।